नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत में शहरी विकास की दिशा में कायाकल्प हो सकता है अगर सरकार की योजनाओं पर ठीक से अमल हो जाए। प्रधानमंत्री ने शहरी विकास के लिए 3 अहम योजनाओं को हरी झंडी दी है, जिसमें अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत भी कहा जा रहा है। दूसरी योजना है स्मार्ट सिटीज मिशन को लेकर, जिसमें 100 नए शहरों को बनाने की बात है। और इसके साथ ही तीसरी स्कीम भी अहम है, वो है हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए घर पर सभी को घर मुहैया हो, सबके सर पर एक छत हो, इसका अधिकार उन्हें मिले। इस कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि किस तरह से ये शहर बनाए जाएंगे, बसाए जाएंगे, किस तरह से ये स्मार्ट सिटीज़ भारत के शहरी जीवन की तस्वीर बदल सकते हैं। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि किस तरह की जो चुनौतियां हैं जो इस राह में आ रही हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें आपको उन शहरों का क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से बनाए जाएंगे, ये भी बताएं, यानी कि उनकी जो जो आर्थिक मॉडल होगा वो क्या होगा, सामाजिक हिसाब से उसे किस तरह से देखा जाए। और साथ ही राजनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। 2 राजनीतिक नुमाइंदे दोनों अहम पार्टियों के हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं बीजेपी से हमारे साथ, और आलोक शर्मा है कांग्रेस पार्टी से। एम रामचंद्रन जी हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, और साथ ही एडवाइजर भी रह चुके हैं यूपी गवर्नमेंट के। और साथ ही मेरे साथ प्रियरंजन दास हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इकोनॉमी पे खास नज़र रखते हैं। डुनो रॉय भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं और इसके अलावा डायरेक्टर हैं हजार्ड सेंटर के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पैनल जरूर लंबा चौड़ा है, लेकिन जो पूरा मुद्दा है वो भी अपने आप में अलग अलग डायमेंशन से इसे देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये बताइए फिलहाल कि ये जो 100 शहर बनाने की बात हो रही है, इसके लिए हम जानते हैं कि 2014 में ही बजट अलॉट कर दिया गया, लेकिन एक पूरा साल लगा रोड मैप देने में। क्यों इतना वक्त लगा? क्या प्लानिंग नहीं हो पा रही थी? नहीं, देखिए पूरी बात है कि इसका एक तो कैसे सिलेक्ट होंगे और कई इसके रिसोर्सेज कैसे होंगे। 2014 में अनाउंस तो किया, लेकिन रिसोर्सेज जनरेशन के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं था। जिस तरह से आर्थिक हालत थी उस वक्त, डेफिसिट फाइनेंसिंग और जो फिस्कल डेफिसिट ऐसा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, रिसोर्स जनरेट करने की बात थी। दूसरा पूरा रोड मैप बनाना था कि सिटी को कैसे सिलेक्ट करेंगे। ये जो इस बार है, इसमें ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग रखी है। इट इज़ एन ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पूरा किया गया है कि हर सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। किसी स्टेट ऊपर से ना जाके बॉटम अप अप्रोच लिया है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और मेयर्स हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी सिटी क्या स्मार्ट सिटी के लिए कम्पीट कर सकती है, क्या एलिजिबल हो सकती है, क्या उन सब के लिए। इसके कारण मुझे लगता है ये समय लगा। और स्कीम अब आप देखेंगे अब तो वो स्कीम बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट की भी बहुत आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है। इकोनॉमिक साइकिल को पूरा रिवाइव करने के लिए इसमें 1 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने का 5 साल के लिए प्लान कर रही है। वो तमाम डेटा जरूर है, लेकिन इसके अलावा जो आपके विपक्षी दल हैं, विरोधी दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि शहरों को चुनने की प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं राजनीति का इस्तेमाल वो देख रहे हैं कि कौन शहर चुने जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शहर चुनने की वजह यह है कि उसका दायरा बड़ा है, या फिर वहाँ चुनाव नज़दीक है? नहीं, देखिए ये तो फिर बात हो गई यहाँ पे। अब दोनों जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा जहाँ से कहे जा रहे हैं कि स्टेट जिनमें से सिटीज चुने जाएंगे, दोनों अपोजिशन रूल्ड है। अगर इनको छोड़ देते तो कहते कि ये तो राजनीति तो हर चीज में देख सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि यह जो है सारे देश को चुने जाएंगे, और उसके साथ अमृत सिटीज, तो इन सबको देख के 500 सिटीज उसमें भी चुने जाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में सारा ज्योग्राफिकल नेटवर्क के साथ बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा सिटीज का। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी लगातार शहरों को नए तरीके से बसाने और बनाने सबकी चर्चा करती रही, लेकिन कभी हमने सही तरीके से कदम उठाते हुए नहीं देखा। एनडीए सरकार ने 1 साल के अंदर ही अनाउंस कर दिया है। देखिए, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की आबादी और ख़ासतौर पर शहरी आबादी जो पिछले 2-3 दशकों में बढ़ी है, लगभग 40 करोड़ लोग आज भी शहरी जो आबादी है उसका हिस्सा बने हुए हैं। 100 स्मार्ट सिटीज़ की आप घोषणा कर आप अपनी पीठ थपथपाना चाहें, वो ठीक नहीं होगा। अभी तक 1 साल में हिंदुस्तान ये नहीं समझ पाया है कि स्मार्ट सिटी क्या होगी। क्या पुराने शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, क्या नए शहर बसाए जाएंगे, क्या जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें उनको भी कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और इस तमाम चीज़ों के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी। बार बार कहा जा रहा है कि पीपीपी मॉडल होगा और तमाम तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर पीपीपी मॉडल होगा तो क्या वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल नहीं होगा, और अगर बहुत अलग तरह के शहर बसाए जाने की का जिस तरह का प्रावधान रखा जा रहा है, सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़
पास के राज्यों में, पास के शहरों से नहीं शुरू हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि जिस तरह की पहले योजनाएं आई हैं, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, बीजेपी के साथी ने कहा भी कि बहुत अट्रैक्टिव हैं, और इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से ये तमाम योजनाओं को और अट्रैक्टिव बना देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, स्वच्छ भारत अभियान का 1 साल में हवा निकली, उसका क्या रहा? आपने स्वच्छ भारत अभियान के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उसके बाद तमाम जिस तरह की हाईकोर्ट की कमेंट्स आई और आपने बजट में उसका प्रावधान जो था पैसे का वो कम कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा आया, उसके बाद क्या किया आपने? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेट जो मिनिस्ट्री थी उसका आपने बजट घटा दिया। मुद्दे पर रहे तो अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ, मेक इन इंडिया कहाँ गया? बुलेट ट्रेन भी चली थी थोड़े दिन पहले, उसका क्या हुआ? और तमाम तरह की आदर्श ग्राम योजना, सांसदों ने 1 साल में अभी तक यही नहीं चुना कि गांव कौन सा होगा। अर्बन डेवलपमेंट पे बात करते हैं मैं वही कह रहा हूँ मैम कि अर्बन डेवलपमेंट के बारे में भी उसी तरह की चीजें आ रही हैं। अगर आप प्राइवेट लोगों को ज्यादा वहां पर लिवरेज दे देंगे तो क्या वो लिविंग को कॉस्टली नहीं बना देंगे? किस तरह से फाइनेंस आएगा? आज तक रेलवेज में कितना एफडीआई आया है, रेलवेज में कितना पीपीपी मॉडल सक्सेसफुल रहा है? मैं समझता हूं कि अभी तक जितना कुछ सामने आ रहा है केवल एक इवेंट के अलावा नहीं। मुझे कुछ नजर बताइए, नहीं आ अगर रहा आप मुद्दा आधारित हम विरोध की बात करें तो जो रोड मैप हमारे सामने अभी तक आया है, जो पब्लिक हुआ है प्रधानमंत्री के जरिए, उसमें कौन से बिंदुओं पर आपको आपत्ति है? मुझे 3-4 बिंदुओं पर। सबसे पहले तो फाइनेंस ही, पैसा कहां से आएगा? क्या सरकार देगी? सरकार प्रावधान नहीं कर रही है। इन्वेस्टमेंट करेंगे? इन्वेस्टमेंट मैं वही कह रहा हूं कि आप दूसरी तरफ पीपीपी मॉडल पर जाएंगे या एफडीआई पर? एफडीआई भी, दोनों की बात हो आज रही है। हालत यह है कि रियल एस्टेट, एक अग्रवाल साहब, जिस तरह से आज रियल एस्टेट की हालत है हिंदुस्तान के अंदर, छोटा बिल्डर से लेकर बड़े बिल्डर की हालत बहुत बुरी है। आप बैंक से लोन लेंगे क्या? बैंक्स आज की तारीख में बिल्डर्स को लोन देने से पीछे हट रहे हैं। अगर बैंक ज्यादा लोन देंगे उन बिल्डर्स को तो एनपीए बढ़ेगा बैंक्स का। एनपीए अगर बैंक का बढ़ेगा तो इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से, आरबीआई वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएगा। मैं समझता हूं पूरी तरह से वहां पर जो पिक्चर है फाइनेंस के मामले में, न सरकार को क्लियर है, न फाइनेंसर्स को क्लियर है, न डेवलपर्स को क्लियर है। दूसरा एफडीआई का मुद्दा आता है। क्या एफडीआई अभी तक रेलवेज में आया है? क्या तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में आया है? और नहीं आने का कारण है कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, लंबा समय लगेगा। कोई अगर विदेश से आकर निवेश करता है और लंबे समय में उसको रिटर्न की उम्मीद आती है तो वो पैसा यहाँ पर नहीं लगाएगा। मैं समझता हूँ कि अभी तक फाइनेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी उन सिटीज को, तमाम तरह के इश्यूज हैं। चलिए, मैं आती हूँ, आपने कई सवाल, जी हाँ, काफी अच्छे और कई सवाल आपने उठा दिए। मैं आती हूँ आपकी तरफ, दूसरे पैनलिस्ट की राय भी ले लेती हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से तो पूछूंगी मैं, इसके अलावा रामचंद्रन जी, ये बताइए, आपने सरकार के साथ नजदीकी से काम किया है, आप समझते हैं कि किस तरह से इन योजनाओं को अमल में लाया जाएगा, किस तरह से इनको सड़क पर उतारा जाएगा? आपको क्या दिक्कत नजर आती है? इसके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, या अमली जामा पहनाए जाने में दिक्कत है, या आलोक जी जैसे सवाल उठा रहे हैं उससे आप क्या सहमत हैं? मैं राजनीतिक तरीके से इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, चूंकि शहरी विकास में काम करने का मुझे मौका मिला है और अपने करियर में भी कई जगह देखने का अवसर मिला है। ये बात सही है कि हमारे शहरों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान दे नहीं पाया है, और शायद पहली बार है कि इतना अधिक धनराशि का प्रावधान भारत सरकार द्वारा करने की व्यवस्था है। अब इसके बाद ये प्रश्न ये है कि राज्य सरकार किस हद तक इसको आगे ले जा पाएंगे और लोकल बॉडीज़ कितना इसमें सहभागिता दे करके और कुछ अपनी तरफ से भी संसाधन जुटा करके कार्य कर पाएंगे। मैं तुलना करूंगा कि इससे पहले के मिशन में 66,000 करोड़ भारत सरकार ने लगभग 7 या 9 साल की अवधि में उपलब्ध करा दिया था। वो भी पूर्ण रूप से हमारे राज्य और शहर इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। अब लगभग 4 लाख करोड़ के व्यवस्था के बारे में 3 योजनाओं को मिला करके इसके बारे में इंडिकेशन है। तो सवाल ये है कि ये बात सही है कि सारा सरकार ही स्वयं धनराशि ला नहीं पाएंगे। यद्यपि भारत सरकार ने इसको शुरुआत कर रखा है, राज्य सरकार कुछ और धनराशि दे सकते हैं, लेकिन अन्य माध्यमों से, चाहे वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, डेट हो या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो, इस तरह के नए नए साधन को अपना, क्योंकि कब तक लोकल बॉडीज़ को सपोर्ट ही देते रहेंगे। लोकल बॉडीज़ को स्वयं भी, अगर हम इसको 3rd लेवल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं, और गवर्नेंस की ओर उनको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ संसाधन अपनी तरफ से भी जुटाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि आधारभूत सुविधाओं पर बल है, तीनों कार्यक्रमों का हमें अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी तो एक शुरुआत है 100 सिटीज़ को बनाने का, 4000 के ऊपर सिटीज़ हैं, उसमें से 100 के ऊपर ही इसमें जोर है। अमृत के अंतर्गत 500 सिटीज़ पर ध्यान है कि कैसे देखते हैं? आपने बड़ा अच्छी बात कही है कि इतने सारे शहरों में 100 शहरों को अगर अलग से बसा देंगे, तो जिस बात का जिक्र आलोक शर्मा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डिस्पैरिटी इकोनॉमिक या सामाजिक नजर आएगी, जो असमानता नजर आएगी, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या अलग से कोई वो तो नहीं बन सकता? मैं समझता हूँ कि उसके तरीके, स्कीम को डिटेल में पढ़ना आवश्यक है,
क्योंकि उसमें ये नहीं कहा गया कि ग्रीनफील्ड सिटी ही बनाना है। उसमें 3-4 तरीके से कार्य उसमें होना है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रिट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट, एरिया डेवलपमेंट, और एक कार्यक्रम किसी एक मुद्दे को लेकर के वो पूरे शहर में करने की आवश्यकता है। अब ये देखिए कि जैसे पानी की व्यवस्था है, कई हमारे शहर आज भी इस प्रकार के हैं जहाँ पर प्रतिदिन निश्चित घंटों तक पानी दे नहीं पाता है। तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और इसमें से कुछ निवेश का इस्तेमाल करके अगर कम से कम जहाँ पर पानी की बहुत कमी है 2 घंटे 4 घंटे पानी निश्चित समय देना सुनिश्चित करते हैं, और उसमें शहर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को पानी के लिए एक्सेस सुनिश्चित कराते हैं, जो अमृत में एक लक्ष्य है, तो उस हद तक उसमें तब्दीली आ सकता है। तो ये प्रयास इस तरह का है कि आज जो व्यवस्था में या जो बेसिक सुविधा में जो कमी है शहरों में, उसमें सुधार लाने के लिए ये सब मिलकर के जो प्रयास शहरी स्ट्रक्चर है वो अपने आप में गिर रहा है, ढह रहा है। फिलहाल प्रियंजन दास जी की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे हम। प्रियंजन दास जी बताइए, फिलहाल कि ये आंकड़े में पढ़ रही थी कि 2050 तक 70% जो आबादी है वो शहरों की तरफ मूव कर जाएगी। इसकी अलग वजहें हैं, वो सामाजिक वजहें हम जानते हैं, और किस तरह से हमारा जो ग्रामीण पूरा भारत है वो किस तरह से राजनीतिक और सामाजिक तौर पे इग्नोर्ड है, उसे नज़रअंदाज किया गया है, ये भी उसकी वजह है। उस पर शायद कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जिन शहरों को बनाने की बात हो रही है, इस पर सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर उभर कर आ रहा है वो फाइनेंस को लेकर आ रहा है। फिलहाल देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें आप इन शहरों को किस तरह से, कब तक, कैसे बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, शहरीकरण जो है इससे नहीं बचा जा सकता, ना बचना भी चाहिए। और ये वर्ल्ड ओवर ये ट्रेंड है कि कुछ गिने चुने शहरों से ही वर्ल्ड का जो मैक्सिमम जीडीपी है वो वहीं पर, ताकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है। जैसे आपने बताया तो 2050 तक भारत में भी अभी करीब 1/3 से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ के आधे से ज़्यादा लोग शहरों में रहेंगे। तो ये प्रोसेस तो रहेगा। और जो एग्जिस्टिंग शहर है वो भी कोई अच्छे हालत में नहीं है। और जैसे रामचंद्र साहब ने बताया कि पीछे शहरों को अच्छी तरह से दिखा नहीं गया है कि उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा सब ये चीज़ों की प्रोविज़न हो। तो इसको देखते हुए ये जो स्कीम्स, 3 स्कीम्स बनाए गए हैं, ये बहुत लॉडेबल स्कीम्स हैं और ये सरकार कुछ करना चाहती है, ऐसा दिखाता है। कैसे पैसा लेकिन आएगा? कहाँ तक ये प्रैक्टिकल होगा? एक तो अभी इसके जो फंडिंग या रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, गोपाल जी ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि उसमें संसाधन की कमी हुई। लेकिन बात यह है कि 7,000 ये एक स्कीम था, नया स्कीम, नया सरकार का, जिसके लिए कुछ प्रोविज़न था, 7,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया था। लेकिन स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्लियर ना होने का कारण इसमें डिले हुआ, और अभी भी ये कंसेप्ट जो है वो इतना क्लियर नहीं है। नहीं, आप क्या ऐसा है जो आप जानना समझना चाहते हैं, जो आपको लगता है जिसको लेकर अभी भी उलझन है? देखिए, ये भी क्लियर नहीं है कि ये ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट बनेंगे या एग्जिस्टिंग सिटीज़ जो है इसको compete करेंगे स्मार्ट सिटी बनने के लिए। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि क्या ये जो स्मार्ट सिटी बनेंगे वो घोस्ट सिटी बनेंगे, यानी आपने बना दिया शहर लेकिन वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी उतना ना हो जो कि उस शहर को एक स्मार्ट सिटी के लेवल पे मेंटेन और सस्टेन कर सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मेक इन इंडिया जो कैंपेन है या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में हो रहा है, उसके साथ इन स्मार्ट सिटीज़ को कैसे जोड़ा जाएगा? क्या वो सिटीज़ होंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की बात हो रही है, या जो कॉरिडोर्स की बात हो रही है, जो उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात हो रही है, उनमें वो सिटीज होंगे। जी ठीक है। तो जी हाँ, मैं वापस आती हूँ। डूनू रॉय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और वेटरन हैं, वो दर्शकों से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी चीजें कंफ्यूजन है, क्योंकि पॉलिसी भी मालूम है। मैं सारी चीजों का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हर चीज ठीक है। टाइप डाउन है। डूनू रॉय जी की राय ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ, आपको सब जवाब सारी चीजें बिल्कुल, इसीलिए आप यहाँ मौजूद भी हैं ताकि इस तमाम सवालों का जवाब दे सके। डूनू रॉय जी, ये बताइए कि आपने दर्शकों से देखा है किस तरह से हमारे शहर जो हैं बन रहे
रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, किस तरह से कंजेस्टेड हो रहे हैं, एक अलग अलग तरीके की टाउनशिप्स भी बन रही हैं, इस सब के बीच जहां लगता है कि सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में चली गई हैं, शहरों को बनाने का अब जिम्मा सरकार लेना चाहती है। पहली बात तो आप बताइए, क्या नीयत अच्छी लगती है आपको? ये क्या ये डुएबल लगता है आपको? ऐसा लगता है कि पैसा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा? और जिस तरह का रोड मैप बताया जा रहा है, क्या उसमें आपको क्लैरिटी नजर आ रही है? मुझे तो दोनों पे थोड़ा शक हो रहा है, नियत पर भी और वास्तविकता पे भी, व्यवहारिकता पे भी। मैं पैसों की बात थोड़ा छेड़ देता हूँ यहाँ पे। इस सरकार के मुताबिक करीब 20 वर्षों के लिए 7 लाख करोड़ रुपया चाहिए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 35,000 करोड़। इस साल केवल 7,000 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है। और ये याद रखते हुए कि शहरी विकास ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। तो यानी कि केंद्र अगर 7,000 देती है तो उसका 4 गुना अब कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। वो 4 गुना कहाँ से आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी जो बात हो रही थी कि बाज़ार से लाना है, पूंजी निवेश करके लाना है वगैरह, अभी जो JNNURM का उदाहरण है हमारे पास, उसमें था कि 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा और उसमें से 75,000 पूंजी निवेश बाहर से आएगा, प्राइवेट इससे आएगा। तो आधा आना था, आधा नहीं, वो तो 10% भी नहीं आया। तो जब उसमें 10% नहीं आया, यहाँ पे 400% आ पाएगा कि नहीं, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इसके ऊपर लोगों ने नज़र नहीं डाला है तो फिर इसकी व्यवहारिकता सामने आती ही नहीं। जी, ड्यूनोरा जी वापस आती हूँ। कई ऐसे सामाजिक समानता को लेकर भी सवाल उठाए हैं आलोक शर्मा ने, वो भी आपसे जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन इससे ईमानदारी की बात है कि फिलहाल गोपाल जी को वक्त मिलना चाहिए कि वो इन तमाम सवालों का जवाब दें। गोपाल जी बताइए कि बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ऐसा लगता है केंद्र में सिर्फ पैसे को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर उठ गया है। ड्यूनोरा जी कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के दौरान जो स्कीमें शुरू की गई, जब उनको लेकर पैसा नहीं मिल पाया तो एनडीए सरकार के दौरान कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंसिंग की बात है। इसमें फाइनेंसिंग बहुत स्पष्ट सरकार ने कहा है, कैबिनेट के फैसले में आया है कि 48,000 करोड़ तो स्मार्ट सिटी के लिए ऑन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स है, और 50,000 करोड़ ये अमृत सिटीज के लिए, 1 लाख करोड़ का ये कॉर्पस बनेगा 7 साल के अंदर। इसी के बाद अनेबलिंग स्टेट गवर्नमेंट को लगाना है 1 लाख करोड़, और उसके बाद जो पीपीपी और एफडीआई करके आनी है, ये तो पहली बात है। यहाँ पे दूसरा जो बात है कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी नई सिटीज बनेंगी, ऐसी बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने, और स्कीम में भी कैबिनेट का मैंने रिलीज भी देखा, उसमें स्पष्ट कहा है कि एग्जिस्टिंग सिटीज को ही ये 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, और वह जो मेयर और जो लोकल गवर्नमेंट या जो लोग हैं वहाँ के, वही इसके लिए दावा पेश करेंगे और उसके क्राइटेरिया। लेकिन मैं जो पढ़ी थी वो था कि कुछ 100 नए शहर बनाए जाएंगे, नहीं, और बाकी की रेट्रोफिटिंग होगी, ये बात हो रही है। वो 500 अमृत सिटीज में ये है, अनेबलिंग क्लॉजेज है। उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ दिए, उन 500 सिटीज पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिसके अंदर भी क्लियरली दोनों के लिए डिफाइंड है कि क्लीन वाटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पुअर होना चाहिए, आईटी का रोबस्ट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मापदंड है। इन सब मापदंडों के अनुसार ही उनकी एवरी ईयर एनालिसिस भी होगी, परफॉर्मेंस ड्रिवन उसको इंसेंटिव्स भी है 10% का। तो बहुत अच्छी स्कीम है। 500 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उन्हीं में से या नए सिटीज में से, या जो नए एग्जिस्टिंग सिटीज में, उसके अलावा उन 500 में से 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे, उनको अलग से फंड मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप एफडीआई की बात करें, आज ही एक रिपोर्ट आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसने स्पष्ट कहा है कि भारत वर्ल्ड के टॉप 10 एफडीआई अट्रैक्टिंग उसमें बन गया। तो ये जो 1 साल की मेहनत है या मोदी जी का पूरा विदेश दौरा है, मेरे ख्याल से उसने काफी अच्छा इनेबलिंग एनवायरनमेंट किया है। और मैंने सबसे पहली बात की थी कि ये आज इन्वेस्टमेंट की साइकिल के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए डिमांड गवर्नमेंट को क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये 1 लाख करोड़ प्लस स्टेट गवर्नमेंट का प्लस एफडीआई एंड पीपीपी मॉडल से यह सब मिला के 5 साल में ये 4-5 लाख करोड़ की जो बात है बन जाएगा, हो जाएगी। और क्लियर
मॉडल है जिसके साथ एवरी ईयर इन सिटीज को एनालाइज किया जाएगा। आलोक शर्मा जी बताइए कि बिजनेस मैट्रिक्स भी है, ये मैट्रिक्स दे रहे हैं कि मैं किस आती हूँ वापस मैट्रिक्स में मेहमानों से और भी बात करना है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं आईटी सेक्टर के लिए अच्छी खासी डेवलप होंगी, एक पॉजिटिव माहौल तैयार हो रहा है कह रहे हैं गोपाल जी। इसके अलावा बहुत सारी नौकरियों की बात हो रही है, जो आईटी ड्रिवन जॉब्स हैं वो भी तैयार होगी। देखिए मैम, पैसे के बारे में तो ललित मोदी जी की पार्टी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन पिछले एक साल में आप बता दीजिए दिल्ली के अंदर आपने क्या किया, आपका शासन भी देते हैं। उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान की 40% पॉपुलेशन रहती है। आपने अगर एक उद्योग भी स्थापित किया हो या एफडीआई से हुआ हो तो मैं अग्रवाल साहब के सारे दावों को ठीक मान लूंगा। हम आज विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक मुद्दे उठा रहे हैं। जैसा कि सर ने भी बताया कि यूपीए के समय में भी एफडीआई, क्योंकि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, लंबा समय है, किसी भी इन्वेस्टर को पैसा वापस आने के लिए या मुनाफा आने के लिए वो पैसे के लिए नहीं पैसा नहीं लगाएगा। लगभग 11% मात्र आया था। और जिस तरह की 3 योजनाओं का अभी रामचंद्रन साहब ने जिक्र किया है, वो तो तमाम चीज़ें वही हैं जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन का जो प्रोग्राम था, राजीव आवास योजना थी, अफोर्डेबल मिशन था, उन तीनों चारों को जोड़कर आपने अटल और अमृत और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें पैक कर दी हैं आपने। उसके अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर। मैं केवल ये 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कॉर्पोरेशन की पावर क्या रहेगी, वो स्मार्ट सिटीज, वैसे तो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि पुराने शहरों को ही बसाया जाएगा, लेकिन उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आज के तमाम अखबार पढ़िए और जनसत्ता का फ्रंट पेज पढ़ लीजिए, उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि नए 100 शहर बसाए जाएंगे। खैर उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, और कुछ शहरों की रेट्रोफिटिंग एग्जैक्टली। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि 73rd 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, क्या उसको बगैर बदलाव किए, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, आप उसमें क्या कदम उठा पाएंगे? आपके पास लैंड एक्विजिशन बिल अभी लटका हुआ है, आप 100 स्मार्ट सिटीज के लिए लैंड कहां से लेंगे? अगर कोई राज्य मना कर देगा कि मुझे लैंड नहीं देनी है आपको, मैं बहुत सारे सवाल ऐसे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो वहां पर एग्जिस्टिंग है, तो आगे मुश्किलें हल होती चली जाएंगी। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं, पिछला देखिए आदर्श ग्राम योजना इन्होंने 1 साल पहले शुरू की थी, हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे पूरे फुल पेज ऐड आए इनके कि साहब आदर्श ग्राम योजना आएगी। 21% सांसदों ने 1 साल के अंदर केवल मात्र राज्यों के अंदर गांवों का चयन कर पाए हैं। ये भी अच्छी बात है कि सरकार इच्छा शक्ति दिखा रही है। रामचंद्रन जी ये बताइए कि तीनों जो स्कीमें आपको नजर आ रही हैं अर्बन डेवलपमेंट की, इसमें किस तरह से हम आपस में बांधे, किस तरह से ये आपस में कनेक्टेड आपको नजर आती हैं, जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगी अर्बन इंडिया का? तीनों आपस में कनेक्टेड है ही। मेरे ख्याल में चूंकि कल ही इसके स्कीम के बारे में डिटेल्स कल ही लॉन्च हुआ है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी में भी ये कहा गया है कि जो स्मार्ट सिटी का जो कार्यक्रम नीचे से बनेगा, उसमें अमृत के अंतर्गत जो कार्य अगर होना है वो भी शामिल होगा, और हाउसिंग से मैं एक छोटी सी बात जानना चाहती हूँ कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर मुहैया हो, और स्मार्ट सिटी, क्या उन स्मार्ट सिटीज में गरीबों के लिए भी घर होंगे? नहीं, हाउसिंग फॉर ऑल का जो कार्यक्रम है वो बहुत बृहद कार्यक्रम है। 2 करोड़ घर बनाने हैं 2022 तक पूरे देश में, शहरों में। तो घर बनाने का कार्य उसके अंतर्गत लिया गया है, लेकिन घर बनाने के लिए जो व्यवस्था करने की आवश्यकता है, उसमें क्या स्मार्टनेस लाया जा सकता है, वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य होना है वो किया जा सकता है। तो दोनों में कोई क्लैश नहीं है, क्योंकि जो सर क्लैश है, नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। 2 करोड़ के जो आप बात बता रहे हैं, 4000 प्लस शहरों में ये काम होना है। उसमें से 100 शहर स्मार्ट सिटीज होंगे, वो भी 20 इस वर्ष होंगे, 40 अगले वर्ष चुना जाएगा, फिर 40 उसके बाद के वर्ष में। अमृत के अंतर्गत भी ये कहा गया है कि 500 शहरों को लेंगे जो 1 लाख के अधिक आबादी वाले हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी चूंकि कोर कार्यक्रम वो है 100 सिटीज तक का, उसके अंतर्गत अमृत के साथ तालमेल रख करके, और जो स्वच्छ भारत का जो कार्यक्रम है, सभी के लिए मकान का कार्यक्रम, ये सब इसमें सम्मिलित होकर के चलेगा। ठीक है, चलिए आखिरी मेरे पास कुछ 1 मिनट बचा हुआ है। डूनो रॉय जी ये बताइए फिलहाल की जो इस पूरे ही योजना का जो क्रक्स है, जो एक केंद्र बिंदु है, वो है टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम शहरों को जोड़ेंगे, एक अलग तरह के शहर बनेंगे। दूसरे मुल्क भी इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उससे भी सबक लेंगे। किस तरह से जो तजुर्बा है हमारी शहरी जिंदगी का, वो किस तरह बदल सकता है? टेक्नोलॉजी क्या करेगी? टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर नहीं सकती पैसा कमाने के अलावा, और बात उसमें वो अभी पैसों की आ रही थी। JNNURM ने, सरकार ने कहा था हम 1 रुपया देंगे और 1 रुपया जिसके पास पैसा है वो देगा, 1 के बराबर 1। अब ये सरकार कह रही है कि हम 1 रुपया देंगे और 4 रुपया धनाढ्य वर्ग देगा। तो ये किसके लिए बन रहा है? पिछले साल हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा था ये शहर नव धनाढ्य वर्ग के लिए बन रहे हैं। इस साल प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये गरीब के लिए बन रहे हैं।
तो ये किसके लिए बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो 4 रुपया देगा वो अवश्य इसमें से अपना वसूलेगा और अपनी तिजोरी भरेगा। प्रियरंजन जी, लास्ट वर्ड। जी, मैं और एक चीज़ के तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो गांव में भी अभी जो लेटेस्ट जो या बल्कि पहला सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ है, उसके तहत ये पता चल रहा है कि गांव में भी करीब 1/3 ऐसे फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं, जिनके पास सिर्फ एक कमरे का कच्चा मकान है। क्या वो लोग ये शहरों में आके बसने तक वेट करेंगे, या उनके लिए कोई कुछ हाउसिंग का भी कार्यक्रम होगा? समय समाप्त हो गया। अगर वो राज्य सरकार उसको करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं केवल आखिरी बात जी, कि बिल्कुल राजीव जी के समय पे 1988 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो डेवलपमेंट अप्रोच आई थी कि डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जाएगा, और उससे पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कि इंडस्ट्रियल टाउन लगेंगे और उसके चारों तरफ शहर बसेगा, वो इकोनॉमिकली और सोशली वायबल कार्यक्रम खत्म करना होगा। फिलहाल यहाँ पर समय समाप्त हो गया है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में सभी पैनलिस्ट के जरिए तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की इच्छा शक्ति सरकार के अंदर नजर आ रही है, इन सवालों के जवाब भी जल्द ही उपलब्ध होंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।